हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है। आज अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, मेटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इसमें अगर अपन स्टैंडर्ड वाला पार्ट जाए तो बाकी जो बेसिक है वो 4 पेजेस में अपना अच्छे से कंप्लीट है। मैं आपको ये भी 4 पेज फटाक से कंप्लीट कराने वाला हूँ। इधर आओ। ये बेसिक चीज जो इस चैप्टर की है, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने को याद रखने हैं। सारे जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे ही मार्क कर रखे हैं, आपको इजीली गो थ्रू करना एक बार, और आप वो वाले पोर्शंस को अच्छे से करना जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं। ठीक है सर, तो आओ इसको देखते हैं। ऑडिट रिस्क कंपोनेंट। सर ऑडिट रिस्क कंपोनेंट से पहले हम लोग को ये तो बताओ ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऐसे 200 में मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा रिस्क की ऑडिटर एक्सप्रेस कर देगा इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। सर कैसा रिस्क? सर रिस्क ऐसा कि ऑडिटर का काम है एक्सप्रेस करना ओपिनियन, वो इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा, जबकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिसस्टेटेड। जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और जो ओपिनियन जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस हो गया। तो ऑडिट रिस्क, रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, जबकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। वेरी सिंपल। ऑडिट रिस्क को देखा जाए तो इसमें दो कंपोनेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। तो सर ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को देखो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ये एक एक को एक बार समझते हैं। इधर आओ ऊपर। तो सर ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। मैंने आपको समझाया, आर ओ डबल एम। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज एंटिसिपेटेड रिस्क, कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगी। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब कोई इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो सर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। सर इसके दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, तो मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क में क्या है? ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन। सर वो असर्शन में इन्फ्लुएंस हो सकती है, हार्म हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। तो मतलब ससेप्टेबिलिटी ऑफ असर्शन क्या कि वो मिस स्टेटमेंट, ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू अ मिस स्टेटमेंट, उस सेशन में क्या हो सकती है? मिस स्टेटमेंट हो सकती है, ये मान के कि भैया उसमें एज्यूम करके कि कोई रिलेटेड कंट्रोल्स नहीं है। तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन assertion टू अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी अ मटेरियल, चाहे इंडिविजुअली चाहे उसको एग्रीगेट करके देखो, विद अदर मिस स्टेटमेंट, अज्यूमिंग किया कि इसके ऊपर कोई भी रिलेटेड कंट्रोल नहीं है। एक बात सुनो सर, अगर आपका कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट्स है, उसमें मेजरमेंट करना है आपको अनसर्टेनिटी, तो अब उसको करने में उसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क है। आपका वो अकाउंटिंग एस्टीमेट 100% एक्यूरेट तो नहीं आएगा। वो अकाउंटिंग एस्टीमेट जिसमें अपने को अनसर्टेनिटी हाई है, या फिर कोई भी अपना अकाउंटिंग एस्टीमेट्स मान लो, तो उसमें कुछ तो इनहेरेंट रिस्क होता है ना। ऐसा 100% तो सही से आने से रहा हो, तो सर वो क्या है? उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क है। बस इसमें समझने वाली बात है कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अज्यूमिंग देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल। अभी सर कंट्रोल रिस्क में क्या? एंटिटी के पास इंटरनल कंट्रोल है अपना, पर रिस्क ये है एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल जो लगा है वो सही, मतलब जो लगा है वो नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा सर? पीडीसी, ना ही प्रिवेंट कर पाएगा, ना ही डिटेक्ट कर पाएगा, ना ही करेक्ट कर पाएगा उस मिस स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पर। ठीक है, चाहे उसको इंडिविजुअली देखो चाहे एग्रीगेट करके देखो अदर मिस स्टेटमेंट के साथ। सर डिटेक्शन रिस्क में एज अ ऑडिटर सारा प्रोसीजर्स लगाया, सर मैंने सारा, इवन इफ ऑल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड, फिर भी वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होगी? अनडिटेक्टेड रह जाएगी। Risk that material misstatement remain undetected even if all the audit procedures are applied। सुनो सर, जो आपका इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, जो मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है विद डिटेक्शन रिस्क। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द डिटेक्शन रिस्क। तो इन्होंने क्या कह दिया? इनहेरेंट रिस्क, कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिटेक्शन रिस्क। मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जब बढ़ेगा तो डिटेक्शन रिस्क घटेगा, इनवर्सली रिलेटेड है, सिंपल सा बात है। वैसे ही ऑडिट मटेरियलिटी बढ़ेगा तो ऑडिट रिस्क घटेगा। ये लोग भी क्या है? ऑडिट मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क इज ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, एक दूसरे से के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, टाइप ऑफ असर्शंस देखो साहब, असर्शन में देखो टाइप ऑफ असर्शन जो ऑडिटर यूज करता है। असर्शन अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। सर असर्शन तीन टाइप में इसमें बांटा है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, अकाउंट बैलेंसेस के बेस पे, और तीसरा सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बेस पे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं सर? अपन ये असर्शंस देखते हैं। असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इसका मेमोरियल टेक्निक है एओसी। एओसी सर सी में 3 पॉइंट है, एओसी सी के 3 पॉइंट है, एओसी सी के 3 पॉइंट्स है। तो सर ये जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स है सर, उनके अकरेंस के बारे में, तो ए से एक्यूरेसी के बारे में, ओ से अकरेंस के बारे में, और सी से सर कंप्लीटनेस होना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कट ऑफ होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो ए ओ सी क्यूब है, मतलब सी 3 है। ठीक है साहब,
अकरेंस मतलब वो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स क्या होने चाहिए, अकर्ड हुए हुए होने चाहिए और एंटिटी को प्रिटेंड करने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। वो ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो सर वो सारे के सारे कंप्लीटली रिकॉर्ड होने चाहिए। ऑल ट्रांजेक्शन, देखो ऑल के नीचे अंडरलाइन किया मैंने। एक्यूरेसी मतलब अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए। कट ऑफ मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड का वो ट्रांजेक्शन है उस करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड अंडरलाइन है, देखो आप लोग। क्लासिफिकेशन में मतलब प्रॉपर अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, वो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का क्या होना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट में ट्रांजेक्शन और इवेंट्स करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाने चाहिए। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड होने चाहिए। ट्रांजेक्शन क्या, सारे के सारे ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है साहब। और अकर हुए मतलब वो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स क्या जो अकर हुए हैं वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे अकर होने चाहिए, तभी रिकॉर्ड होंगे और वो प्रिटेंड करने चाहिए एंटिटी को। तो ए सर एक्यूरेसी, ओ अकरेंस, सी कंप्लीटनेस, और उसके बाद सर सी 3 है कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन और कट ऑफ, आपको याद रहना चाहिए। अब मैंने आपको बताया अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस किसके होते हैं, लाइबिलिटी के या एसेट्स के, ठीक है। तो एसेट्स है, लाइबिलिटी है, तो आपका क्या है ना सर, तो असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस एट द पीरियड एंड। सुनो सर, एग्जिस्टेंस मतलब वो है क्या, आपके पास एसेट्स लाइबिलिटी एंड इक्विटी एग्जिस्ट करती है क्या, तो सर आपका एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है ना। आप पहले एग्जिस्टेंस देखोगे, उसके बाद में आपका एसेट है तो राइट है, लाइबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन है। तो राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है, एंटिटी होल्ड या कंट्रोल राइट टू एसेट्स या लाइबिलिटीज आर दी ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी। उसके बाद में सर आपके ये एसेट्स और लाइबिलिटीज तो है, तो सर आपने क्या प्रॉपरली पूरे रिकॉर्ड किए, मतलब कंप्लीटनेस है क्या, तो सर तीसरा पॉइंट कंप्लीटनेस। और सर अगर रिकॉर्ड करना है, कंप्लीट रिकॉर्ड करना है तो किस अमाउंट पर, तो उसके लिए आप वैल्यूएशन करो। सर अकाउंट बैलेंसेस के एसेशन के बारे में हमें पूछा तो हम कैसे बोलेंगे कि भैया आपके पास है क्या, क्या मतलब एग्जिस्ट करता है क्या, एसेट लाइबिलिटी है कि नहीं, इसके आगे लिख लेना है क्या, मेमोरी टेक्निक मतलब एग्जिस्ट करता है क्या आपके पास, एसेट्स लाइबिलिटी और इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है क्या। उसके बाद में राइट और ऑब्लिगेशन, मतलब एसेट्स अगर है तो आपके पास राइट है और लाइबिलिटी है तो आदि ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है। कंप्लीटनेस मतलब अभी आपके पास ये है पर ये सब रिकॉर्ड करना है तो कंप्लीटली रिकॉर्ड करोगे ना, सबके सब कंप्लीटली रिकॉर्ड करना। तो ऑल एसेट्स लाइबिलिटी एंड इक्विटी इंटरेस्ट दैट एग्जिस्ट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, या फिर शुड बीन मतलब क्या होना चाहिए, आपके पूरे के पूरे जो है वो सही से जो होने चाहिए रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है सब कंप्लीटलेस होना चाहिए। उसके बाद में वैल्यूएशन मतलब आप उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट्स पर अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड करोगे, अप्रोप्रिएट अमाउंट्स पर अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड करोगे। तो सर आप इसको कैसे याद रखोगे, आपके पास है क्या, एग्जिस्टेंस है, एसेट है तो राइट्स, लाइबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस होना चाहिए। और अब कंप्लीटली रिकॉर्ड किस पे करूं सर, तो वैल्यूएशन करो उसके लिए भाई, ठीक है। अभी सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स की बात हो तो अपन ने पढ़ा है कि सबका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सही से डिस्क्लोजर्स होना चाहिए। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे सर, एओसी अपन ने क्यूब याद रखा था, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में एओसी स्क्वायर याद रखना है। तो सर इसमें सी के बस 2 पॉइंट है, ए से सर एक्यूरेसी, ओ से अकरेंस, सी से कंप्लीटनेस और सी से क्लासिफिकेशन। अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन के आगे अंडरस्टैंडेबिलिटी लिख देना, याद रहे तो। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी के आगे वैल्यूएशन। तो एक्यूरेट वैल्यूएशन, एक्यूरेसी वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन करोगे तो समझ में आएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंप्लीटनेस और अकरेंस लिखोगे तो वेल एंड गुड। तो सर सुनो, ए और सी सर एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ओ से अकरेंस, सी से कंप्लीटनेस और क्लासिफिकेशन है तो अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो सर आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अकरेंस मतलब सर वो डिस्क्लोज इवेंट, ट्रांजैक्शन या अदर मैटर जो है, अदर मैटर्स है वो अकर हुए और प्रिटेंड करते हैं एंटिटी को। तो सर अपन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं, तो जो आपने डिस्क्लोज किए हैं इवेंट्स, जो ट्रांजेक्शन बताए, जो अदर मैटर्स आपने डिस्क्लोज किए वो हुए तो है ना, हैव अकर्ड या फिर प्रिटेंड करते हैं एंटिटी को, ठीक है सर। उसके बाद में कंप्लीटनेस पर आ जाओ। कंप्लीटनेस मतलब जो भी डिस्क्लोजर्स आपने इंक्लूड किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारे के सारे आपके इंक्लूडेड जो होने चाहिए थे, शुड हैव बीन इंक्लूडेड, वो सबके सब इंक्लूड हो चुके हैं। क्लासिफिकेशन मतलब अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट किया, आपने सही से उसको क्लासिफिकेशन किया, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोजर्स आर क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एक्यूरेसी मतलब फेयरली और अप्रोप्रिएट अमाउंट पे होने चाहिए, वेरी सिंपल। उसके बाद में आप देखो पोटेंशियल, पॉसिबल पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट के कुछ इंडिकेटर्स। तो सर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कहां कहां पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, पॉसिबल पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट के इंडिकेटर्स बताओ कि कहां कहां गलती हो सकती है। सर आप क्या करते हो, आप कोर काम करते हो। अब जब अकाउंटिंग वाले लोग क्या करते हैं, कोर अकाउंटिंग करते हैं। सर कैसी अकाउंटिंग करते हैं, कोर अकाउंटिंग करते हैं। तो उसमें सर मिस स्टेटमेंट कहां मिलेगी, कोर में ही मिलेगी ना। तो पॉसिबल पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट के इंडिकेटर्स सर सी से कंप्लीटनेस, ओ से सर कट ऑफ प्रोसीजर्स, ओ से ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। तो सी से आप कंप्लीटनेस याद रखना, फिर सी ओ से कट ऑफ प्रोसीजर्स, आर से सर रिकॉर्डिंग होगी और ई से एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो सर इंडिकेटर्स क्या है, कोर, सी से सर आपका कंप्लीटनेस, ओ से कट ऑफ प्रोसीजर्स, सर आर से सर रिकॉर्डिंग, ई से एग्जिस्टेंस। सर कट ऑफ प्रोसीजर्स मतलब वो ट्रांजैक्शन जो अकर हुए हैं उस पीरियड में वो किसी दूसरे पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। अगर वो हो गए तो आपका मिस स्टेटमेंट हो गया ना। तो देखो क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन दैट अकर इन अ पीरियड आर रिकॉर्डेड इन अनदर पीरियड, ठीक है साहब। उसके बाद में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए,
तो एक बात बताओ, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट से जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड होगी, ठीक है, वो सही से कैप्चर नहीं हुई, इनएक्यूरेट कैप्चर हुई है। तो रिकॉर्डिंग में मतलब जो सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड हुआ है वो इनएक्यूरेटली हुआ है। फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, वो भी इनएक्यूरेट है। और उसके बाद में इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी लेजर्स। अब मेरी बात सुनो, सोर्स डॉक्यूमेंट से आप एंट्री करोगे, उसके बाद उन ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद में उसमें कुछ एडजस्टमेंट करोगे, तो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या है सर, वो इनएक्यूरेट कैप्चर हो गया। प्रोसेसिंग जो कर रहे हो वो आपकी इनएक्यूरेट हो रही है, और जो एडजस्टमेंट कर रहे हो आप सब्सिडरी के लेजर्स में, मतलब लेजर्स में ही समझो ना, क्या सब्सिडरी, मेड इन सब्सिडरीज लेजर, आप ये समझो क्या हो गया, उसमें इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट हो गया। सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड इनएक्यूरेटली, प्रोसेसिंग जो हुई है वो इनएक्यूरेट हुई है और इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट हुए। तो एक बार सुनो, कैप्चर जो हुआ है अपना सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा वो इनएक्यूरेटली हुआ है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड इनएक्यूरेटली, प्रोसेसिंग होगा उसके बाद में, तो प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनएक्यूरेट है और इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट हो गए लेजर्स में। अभी आओ कंप्लीटनेस में। कंप्लीटनेस में मतलब अभी कहां क्या गलती हो सकती है, सोर्स डॉक्यूमेंट बना ही नहीं, कंप्लीट क्या, नॉट प्रिपेयर्ड, कैप्चर्ड सही से नहीं हुआ, तो नॉट प्रिपेयर्ड नॉट कैप्चर्ड, सोर्स डॉक्यूमेंट नॉट प्रिपेयर्ड नॉट कैप्चर्ड, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड ही नहीं हुआ, और आपका जो रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट है ना वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब उसको हटा दिया आपने, सोर्स डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, तो वो भी आना चाहिए ना, वो रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेड नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट बना नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर नहीं हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट आर नॉट, रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसा रिप्रेजेंट होना चाहिए वो भी आना चाहिए, वो नहीं हुआ, आर नॉट रिप्रेजेंटेड। एग्जिस्टेंस में देखो, एग्जिस्टेंस का मतलब वो चीज होनी चाहिए, अगर वो नहीं है फिर उसकी जगह कुछ फिक्टिशियस आपने कर दिया, ठीक है साहब, उसमें आपने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ये लोग लेट गए। कैप्चर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट डुप्लीकेटेड, पॉइंट नंबर ये लास्ट सेकंड लास्ट देखना, ठीक है। तो जो आपने कैप्चर किया था सोर्स डॉक्यूमेंट वो डुप्लीकेट हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपने किया था उसका सोर्स क्या था, इनवैलिड था, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड हुआ है वो इनवैलिड है, कैप्चर जो हुआ है वो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट ओवर स्टेटेड हो गया, फिक्टिशियस या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं सोर्स डॉक्यूमेंट पे, मतलब फिक्टिशियस या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन एंटर्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट ओवर स्टेटेड हो गया, ट्रांजैक्शंस को डुप्लीकेशन हो गया, मतलब डुप्लीकेशन हो गया, इनवैलिड रिकॉर्डिंग हो गया, फिक्टिशियस कर दिया, मतलब एग्जिस्टेंस पर सवाल उठता है, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, अभी तक क्वेश्चंस तो इस पे नहीं आए, बट याद रख लेना, क्या पता आ जाए। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, सर रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच क्या है, रिस्क बेस्ड ऑडिट इज एन अप्रोच टू ऑडिट दैट एनालाइज द ऑडिट रिस्क को एनालाइज करेंगे, मटेरियलिटी लेवल सेट करेंगे और उसके बाद में अपना ऑडिट प्रोग्राम बना के ऑडिट करेंगे। देखो, रिस्क बेस्ड ऑडिट इज एन अप्रोच दैट एनालाइज द ऑडिट रिस्क, एनालाइज करेंगे ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी लेवल सेट करेंगे और ऑडिट प्रोग्राम बना के ऑडिट करेंगे, यही अपना ऑडिट अप्रोच है। तो जो अपना ऑडिट का अप्रोच है वो रिस्क बेस्ड है, ठीक है साहब, उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं ऑडिट रिस्क को, मटेरियलिटी लेवल सेट करते हैं और उसी के बाद में मटेरियलिटी के जो अपने मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड्स है या फिर लेवल्स है तो वो अपन सेट करते हैं और डेवलप करते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है साहब। ऑडिट रिस्क एनालिसिस पर आओ, ऑडिटर शुड परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ ऑडिट रिस्क दैट impact on the auditee before undertaking specific audit procedures। अब मेरी बात सुनो आप लोग, अपन ने क्या पढ़ा, ऑडिट रिस्क पढ़ लिया कि इनअप्रोप्रिएट क्या होगा, अपन एक्सप्रेस कर देंगे ओपिनियन, ठीक है, जबकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटमेंट है। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ो, वो सेम आपको मीनिंग बताएगा। इट इज अ रिस्क दैट ऑडिटर में अननोइंगली फेल टू अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई हिज ओपिनियन, उसको मॉडिफाई करना था वो उन्होंने नहीं किया, जबकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है, ठीक है सर। तो सर ऑडिट रिस्क एनालिसिस में ऑडिटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा एनालिसिस ऑफ ऑडिट रिस्क दैट इंपैक्ट ऑन ऑडिटी बिफोर अंडरटेकिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। सब्जेक्टिव प्रोसेस है, रिस्क असेसमेंट क्या है, सब्जेक्टिव प्रोसेस है, और ये प्रोफेशनल जजमेंट का है। तो ऑडिट रिस्क एनालिसिस यही है, ठीक है सब, कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है वो आपको याद होना चाहिए। जनरल स्टेप इन द कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट, मैंने बोला कि अपने को रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है, जिसमें अपन एनालाइज करेंगे ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड सेट करेंगे और डेवलप करेंगे ऑडिट प्रोग्राम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या स्टेप्स होंगे आपके जब कंडक्ट करोगे रिस्क बेस्ड ऑडिट। सर रिस्क बेस्ड ऑडिट में RRR, तो सर जब आपका रिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट मतलब जब रिस्क बेस्ड ऑडिट आप कर रहे हो तो उसमें RRR होगा, मतलब आपके 3 फेज होंगे, एक तो रिस्क असेसमेंट करोगे, रिस्क रेस्पॉन्स होगा और रिपोर्टिंग होगा। रिस्क असेसमेंट, रिस्क रेस्पॉन्स, रिपोर्टिंग। सर आप क्या पढ़ रहे हो, रिस्क बेस्ड ऑडिट पढ़ रहे हो। रिस्क बेस्ड ऑडिट में आप स्टेप्स पढ़ रहे हो, जनरल स्टेप्स इन द कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट। ये क्या सर 3 फेजेस में बटा हुआ है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रेस्पॉन्स और रिपोर्टिंग। अभी अगर आप देखोगे रिस्क रेस्पॉन्स बहुत सिंपल है, देखो आपको रिस्क एसेस हो गया तो आप फर्दर प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन और परफॉर्म करोगे।
और उस असेस्ड रिस्क को रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है साहब। तो डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट रेस्पॉन्ड टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड विल प्रोवाइड नेसेसरी एविडेंस नेसेसरी, जिससे आप क्या कर सकते हो, जो आपको सपोर्ट करेगा ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करते समय, ठीक है साहब। तो रिस्क रेस्पॉन्स में आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो और परफॉर्म करते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और उस असेस्ड रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हो, और रिपोर्टिंग में आप इशू कर दोगे ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है साहब। अच्छे से आता है आपको रिपोर्टिंग भी, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखना क्वेश्चन बैंक में, है ना। और उसके बाद में रिस्क असेसमेंट में क्या करोगे सर, इसमें क्या कहना सर, इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। इसको आपको मैं बताता हूं। आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया काम। रिस्क असेसमेंट के फेज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसके 5 स्टेप्स है। आपने क्या किया सर, आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में आप प्लान करोगे सर, एक्सेप्ट प्लान और परफॉर्म, एक्सेप्ट करो फिर प्लान करो फिर परफॉर्म करो, और उसके बाद में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एसेस करके कम्युनिकेट कर देना कोई भी मटेरियल वीकनेस हो तो। फिर से सुनो, रिस्क असेसमेंट में के फेज में, इसमें कुछ, इस फेज में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, कितने, 5। आप क्या करो, क्लाइंट एक्सेप्ट करो, पहले क्लाइंट एक्सेप्ट करो ना, उसके बाद में काम करना। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस प्रोसीजर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद प्लान करो, प्लान के बाद परफॉर्म करना। प्लान क्या करोगे सर, ओवरऑल एंगेजमेंट। परफॉर्म क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिससे आपको धंधा समझ में आएगा, और आइडेंटिफाई करोगे इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो प्लानिंग क्या करोगे, ओवरऑल एंगेजमेंट। परफॉर्म करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड आइडेंटिफाई द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। एसेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम्युनिकेट कर दो कोई भी मटेरियल वीकनेस है इन द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। किसको कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। तो मैंने आपको बताया रिस्क असेसमेंट में के फेज में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट, प्लान एंड परफॉर्म। एक्सेप्ट आपको क्या करना है सर, अपने को एक्सेप्ट करना है क्लाइंट को, कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्लान करो, ओई मतलब ओवरऑल एंगेजमेंट। परफॉर्म करो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए एंटिटी की। उसके बाद में आप असेस कर लेना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और कम्युनिकेट कर दो वीकनेस किसको, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी की। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। तो अपन ने क्या कंप्लीट किया, जनरल स्टेप्स इन द कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट। इसमें ट्रिपल है, रिस्क को ट्रिपल आ रहे, रिस्क को एसेस करोगे, रिस्क को रिस्पॉन्स करोगे, उसके बाद में रिपोर्ट कर देना। सर वेरी सिंपल, स्टेप्स बताइए फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सर स्टेप्स बताइए फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है सर। तो सर क्या बताएंगे सर, से एस से सिग्निफिकेंस, आई से इंपैक्ट और आर से रिवाइज मटेरियलिटी। आपको एसेस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ एसेस रिस्क। आपने रिस्क एसेस किया, उसका कितना सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको एसेस करना है। तो एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसेस्ड रिस्क। इंपैक्ट उसका क्या, देखो आप इंपैक्ट ऑफ इट्स अकरेंस, और उसके बाद में रिवाइज कर दो मटेरियलिटी, ठीक है। तो सर स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में सर सिग्निफिकेंस किसका, एसेस्ड रिस्क का। आई से सर इंपैक्ट ऑफ इट्स अकरेंस, और आर से रिवाइज कर दो मटेरियलिटी। सर उसके बाद में सर क्या है सर, इसके आगे के पॉइंट, सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट द असर्शन। इसको ऐसे याद रखना, लाइक्लीहुड इंपैक्ट द असर्शन। सर लाइक्लीहुड क्या करता है, लाइक्लीहुड ऑफ असेस्ड रिस्क, लाइक्लीहुड ऑफ असेस्ड रिस्क क्या करता है, इंपैक्ट करता है आपके असर्शन को। इधर आओ ना, आपको याद करा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। किधर गया, मिल जाएगा, ये रहा। सर स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसके देखो सर, लाइक्लीहुड क्या करता है, इंपैक्ट करता है असर्शन को। सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट करता है असर्शन को, कितने पॉइंट है, 4 है। सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट करता है असर्शन को। सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट करता है असर्शन को, लाइक्लीहुड ऑफ असेस्ड रिस्क, इंपैक्ट दी असर्शन। उसके बाद में सर एस से सिग्निफिकेंस क्या है, असेस्ड रिस्क का, इंपैक्ट देख लो, इंपैक्ट ऑफ अकरेंस, और उसके बाद रिवाइज कर लो मटेरियलिटी। इधर आओ, ऊपर आओ। सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट द असर्शन, कैसे याद रखोगे, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट करता है असर्शन को, लाइक्लीहुड किस चीज का, असेस्ड रिस्क का। तो सर अपना पहला पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद में आपको डिटरमाइन करना है क्या लाइक्लीहुड है असेस्ड रिस्क का, ठीक है। डिटरमाइन करो लाइक्लीहुड फॉर द असेस्ड रिस्क टू अकर, और उसका इंपैक्ट क्या होगा हमारे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स पे। उसके बाद में सर क्या करेंगे, सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट। तो सर आपको इंपैक्ट ऑफ रिस्क है ना, उस असर्शन पर क्या होगा आपको कंसिडर करना है, इंपैक्ट ऑफ द रिस्क कंसीडर करना है आपको इच असर्शन पे। उसके बाद में सर आपको क्या करना है, कौन से असर्शन इफेक्ट हुए वो आपको डॉक्यूमेंट करने है ना सर। लाइक्लीहुड असर्शन इंपैक्ट, ठीक है साहब, यही है। ये हो गया सर सिग्निफिकेंस, इंपैक्ट और रिवाइज मटेरियलिटी। लाइक्लीहुड सर आपको डिटरमाइन करना है लाइक्लीहुड फॉर द असेस्ड रिस्क। उसके बाद में आपको कंसीडर करना है इंपैक्ट ऑफ द रिस्क, और उसके बाद में आपको वो असर्शन को डॉक्यूमेंट करना है। तो सर हो गया। उसके बाद में लाइक्लीहुड इंपैक्ट करता है असर्शन को, इतना याद रखना। उसके बाद में ये 2 पॉइंट फ्री के हैं।
आप जब रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो आपको कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, तो उसको सर आपको ऐसा वो रिस्क देखना पड़ेगा ना कि कितना डिग्री ऑफ रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है जिसको मुझे सेपरेटली अटेंशन देना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क दैट वुड रिक्वायर दी सेपरेट अटेंशन एंड रिस्पॉन्स बाय ऑडिटर। मतलब ये सारा रिस्क, इसमें से इतना सिग्निफिकेंट रिस्क, इसको कॉपचे में लिख के जाऊंगा और इसको सर इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, सेपरेट अटेंशन दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखो स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में फिर से मैं बताता हूं, अपने 5 पॉइंट हुए, फिर से बताऊंगा मैं आपको 5 पॉइंट, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, याद होने चाहिए सर। तो सर सिग्निफिकेंस ऑफ एसेस रिस्क क्या है वो अपने को एसेस करना है, इंपैक्ट क्या है वो अपने को देखना है और रिवाइज कर लेना मटेरियलिटी अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या देखना है सर, डिटरमाइन करो लाइक्लीहुड क्या है कि इस एसेस रिस्क का क्या अकरेंस होगा। लाइक्लीहुड होने का मतलब होने का चांस, इसकी होने की संभावना, लाइक्लीहुड ऑफ द असेस्ड रिस्क। उसके बाद में आपको क्या करना है सर, लाइक्लीहुड इंपैक्ट करता है, इंपैक्ट किस चीज का, रिस्क का, वो आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। और सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट असर्शन, असर्शन को डॉक्यूमेंट कर लेना। उसके बाद में आप आइडेंटिफाई करो डिग्री ऑफ वो सिग्निफिकेंट रिस्क इसके ऊपर अपने को सेपरेट अटेंशन देना पड़ेगा। और उसके बाद में अपन ने जो सारा पढ़ा असर्शन, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैलिडेशन, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, जो रिलेवेंट है हमारे अकाउंट बैलेंस से, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर से। तो फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिख लेना, एक साइड लिख लेना जो जो असेशन अपन ने पढ़ी थी और किस किस के लिए पढ़ी थी, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर्स के लिए पढ़ी थी, तो उसका कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन सारा लिख देना। ठीक है, जब आए तो प्लीज लिख के आना स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सर लाइक्लीहुड इंपैक्ट करता है हमारे असेशन को, 2 पॉइंट फ्री गए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को देखो, आओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अगर आप देखोगे, ऐसे 315 जो अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, आइडेंटिफाइंग, अभी छोड़ो इसको, ऐसे 315 को अपन बाद में पढ़ेंगे, पर इसमें इसका डेफिनेशन दिया हुआ है इंटरनल कंट्रोल का। तो डिफाइन करता है इंटरनल कंट्रोल को कैसे, वो प्रोसेस जो डिजाइंड है, इंप्लीमेंटेड है और मेंटेन्ड। प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड और मेंटेन, प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी, बाय मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर पर्सनल। एक सेकंड ना, थोड़ा सांस लेने दो, अभी अपन वापस इसको देखते हैं। इसको हटा दो, काट कूट ज्यादा कर दी, वापस से आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझाओ। सर इंटरनल कंट्रोल वो सिस्टम है सर, ऐसे 315 डिफाइन करता है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल की, कि सर जो प्रोसेस डिजाइन किया हमने, डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेन, डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है सर, या टीसीडब्ल्यूजी कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, या कोई भी हमारा एंटिटी का पर्सनल, जिससे हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा। रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज का, अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। सर हमने रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी का ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो रिलायबल है, मतलब सही से हुई है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हमारे ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली और इफिशियंसी काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं और कंप्लाइंस हुआ है लॉज एंड रेगुलेशन से। मोटा मोटा आप देखो इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो प्रोसेस जो डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेन किया है टीसीडब्ल्यूजी ने या मैनेजमेंट ने या फिर अदर पर्सनल से, जिससे रीजनेबल एश्योरेंस है कि जो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव था उसने अचीव कर लिया विद रिगार्ड टू क्या, कि जो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आपने प्रेजेंट की वो रिलायबल है, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी देखो ऑपरेशंस की, उसके बाद में एसेट्स की सेफगार्डिंग की बात की है और कंप्लाई हुआ है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में सर क्या ऑब्जेक्टिव है ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के लगाने का, सर 2 ही ऑब्जेक्टिव है, आप ये याद रखना, तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है 2 और 2 एसेट से रिलेटेड है। इधर आओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो इंटरनल कंट्रोल में अगर आप देखोगे ये आपका इंटरनल कंट्रोल, उसमें आपका एक तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एक एसेट से रिलेटेड। तो जो आपके ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइजेशन होना चाहिए उसका, और ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ऑथराइजेशन और रिकॉर्डिंग। और जो आपका एसेट है वो सेफगार्ड होना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए एट अ रीजनेबल इंटरवल्स, वेरीफाइड होना चाहिए रीजनेबल इंटरवल और सेफगार्डिंग। तो मतलब इंटरनल कंट्रोल के 2 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट है कि आपके जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, चाहे जनरल आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जनरल या स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, ऑथराइज हुआ है तभी वो क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है। तो ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जनरल या स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, जो ट्रांजैक्शंस है वो प्रोमोटली रिकॉर्डेड हुए अप्रोप्रिएट मैनर में, और एसेट्स की सेफगार्डिंग और एसेट्स क्या हुए, वेरीफाइड हुए एट अ रीजनेबल इंटरवल। तो ये सर आपके 4 पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल किसके ऊपर सर, ट्रांजैक्शंस पे और एसेट्स पे। एसेट्स की सर आपका क्या हुआ है सर, एसेट्स का आपका वेरिफिकेशन हुआ है एट रीजनेबल एसेट्स, रीजनेबल इंटरवल्स पे, और उसका सेफगार्डिंग हुआ है, उस पर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हुआ। एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स आर सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज या डिस्पोजिशन। उसके बाद आपके ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन है उसके जो आपका
जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए जनरल या मैनेजमेंट के, मतलब जो आपका जनरल या स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, उसके बाद मतलब ऑथराइजेशन मिल गया उसी के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए और सही से रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होने चाहिए। और उसके बाद में एसेट्स की सेफगार्डिंग के बारे में और एसेट्स का वेरिफिकेशन के बारे में, 2 ट्रांजेक्शन के पॉइंट, 2 एसेट्स के पॉइंट आप याद रखना। ठीक है साहब, इसको आप एक बार है ना स्क्रीन पे देख लो। अगर आपको कोई, मैंने इसको फुल स्क्रीन करा है, अगर आपको लिखना हो तो इसको आप वीडियो को रोक के आप इसको प्लीज लिख लेना, ठीक है। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पर आओ। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है सर? देखो अब मैं बताता हूं आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है सर। मैनेजमेंट मैनिपुलेशन करेगा, मैनेजमेंट मैनिपुलेशन, अब्यूज ह्यूमन कॉस्ट। सर पहला, अब ये सारे पॉइंट है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। आपको एक लाइन लिखनी है इसके ऊपर, आप इसकी लाइन इधर लिखो तो मर्जी है आपकी, जहां पे भी स्टिकी नोट्स पे लिखो तो आपकी मर्जी। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनिपुलेशन करता है बाय अब्यूजिंग ह्यूमन कॉस्ट। तो मैनेजमेंट मैनिपुलेशन करता है अब्यूज ह्यूमन कॉस्ट। मैनेजमेंट मैनिपुलेशन अब्यूज ह्यूमन कॉस्ट, मैनेजमेंट मैनिपुलेट करके अब्यूज करता है ह्यूमन कॉस्ट को, कैसे? बाय सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ खामी है, कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, कुछ लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन को कैसे याद रखेंगे सर? कि ये जो मैनेजमेंट है मैनिपुलेशन करता है, तो मैनेजमेंट मैनिपुलेशन अब्यूज ह्यूमन कॉस्ट, मैनेजमेंट मैनिपुलेशन अब्यूज करता है ह्यूमन कॉस्ट को। मैनेजमेंट मैनिपुलेशन अब्यूज ह्यूमन कॉस्ट, 4 पॉइंट, कैसे? बाय सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर्कमवेंशन का मतलब उसको तोड़ के, बाईपास करके, मतलब इंटरनल कंट्रोल को हट, मतलब उसको क्या करता है? बाईपास कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं। मैंने आपको बोला मैनिपुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट क्या करता है सर? अब्यूज करता है, अब्यूज किसको? ह्यूमन कॉस्ट को, ह्यूमन को और कॉस्ट को, कैसे? बाय सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर आपने देखा तो आपके पांचों के पांचों पॉइंट आपके कवर हो गए। एक एक करके रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स टू बी डिराइव। आपने कहा कि मैं इसको लगाऊंगा, जितना फायदा नहीं उतना खर्चा है, कॉस्ट ज्यादा है। तो मैनेजमेंट का कंसिडरेशन है कि कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट, बेनिफिट कम मिलेगा और कॉस्ट हमारे को ज्यादा लग जाएगा। ह्यूमन और एरर का चांस है, पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर, जैसे कि केयरलेसनेस हो चुका है, डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, मिस्टेक्स ऑफ जजमेंट, तो पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर। उसके बाद में पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब आपने बाईपास कर दिया थ्रू कॉल्यूजन, मतलब मिली भगत एम्प्लॉइज के साथ मिले, उस इंटरनल कंट्रोल की ऐसी तैसी कर दी आप लोगों ने, और आपने पैसे वैसे खा लिए, चोरी वगैरह कर ली, एरर वगैरह कर दिया, फ्रॉड वगैरह कर दिया। फ्रॉड ही क्या, एरर तो क्या ही करोगे। पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एन इंटरनल कंट्रोल कुड अब्यूज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बंदा, जो क्या है सर, जो बंदा जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक्सरसाइज करने की, क्या? इंटरनल कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एन इंटरनल कंट्रोल, उस इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड जिम्मेदारी किसकी है? उस बंदे की। उसने अब्यूज कर दी वो अपनी जिम्मेदारी और चोरी चकारी कर ली। मैनेजमेंट मैनिपुलेशन कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन या एस्टिमेट्स और जजमेंट्स। तो ये इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस है। ऐसे मैनिपुलेशंस और जो मैनेजमेंट कर रहा है उस पर इंटरनल कंट्रोल बेचारा क्या करेगा? ठीक है सर। तो मैनेजमेंट कंसिडरेशन, कॉस्ट, ह्यूमन एरर, सर्कमवेंशन हो गया इंटरनल कंट्रोल का, पॉसिबिलिटी वो अब्यूज कर दिया। अब जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो बंदा रिस्पॉन्सिबल फॉर था एक्सरसाइजिंग फॉर, रेस्पॉन्सिबल था फॉर एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल, उसने अब्यूज कर दी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैनिपुलेशन कर दिया मैनेजमेंट के द्वारा। बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। सर अपन ने यहां पे क्या देखा? अपन ने यहां देखा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव। अब आप अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग पे कंट्रोल लगा रहे, तो अकाउंटिंग कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिक, ये बताओ सर। इंश्योर करो कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन, सर ये मैंने एक एक डब्बा आपको दिया तो एक एक डब्बा मत समझना, आप सब में लिखना इंश्योर ऑल दी ट्रांजेक्शन, सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, सारे के सारे रियल होने चाहिए, प्रॉपर्ली वैल्यू होने चाहिए, टाइमली रिकॉर्ड होने चाहिए, प्रॉपर्ली पोस्टेड होने चाहिए, प्रॉपर्ली क्लासीफाई होने चाहिए, प्रॉपर्ली समराइज होने चाहिए। तो 5-6 पॉइंट बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में इंश्योर करो कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, सारे के सारे ट्रांजेक्शन रियल है, इंश्योर करो कि प्रॉपर्ली वैल्यूड हो गए, टाइमली रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद प्रॉपर्ली पोस्टेड हो गए, क्लासिफाइड हो गए और समराइज्ड हो गए। आप लिख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड, पोस्टेड, क्लासिफाइड, समराइज, वैल्यूड और उसके बाद में रियल होने चाहिए और रिकॉर्ड हो गए। अब आओ कंपोनेंट्स देखते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखते हैं। एक बार इधर देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल इन्वायरमेंट। सर सुनो सर, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल देख रहे हैं तो बात तो कंट्रोल की है,
तो कंट्रोल का एक माहौल बनाएंगे, कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाएंगे, उसमें कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज होगी और उस कंट्रोल का मॉनिटरिंग होता रहेगा। 3 पॉइंट आपके मैंने करा दिए। सर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल इन्वायरमेंट, कोई भी मेमोरी टेक्निक नहीं बता रहा ABCD वाली, ठीक है, इसमें ध्यान से सुनो। कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट में कंट्रोल एक्टिविटीज होगी और आप मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल करते रहना, ठीक है साहब। उसके बाद में एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। भैया ये सब आपने जो पढ़ा, इंटरनल कंट्रोल सारे कंट्रोल है, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ही है एंटिटी का, और उसमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, IS होना चाहिए, और कम्युनिकेशन होना चाहिए। IS मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। अब आप आओ देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल का क्या स्ट्रक्चर है? तो in order to achieve the objective of internal control, it is necessary to establish adequate control policies and procedures. Most of these policies and procedures would cover, ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपसे पूछ ले या आपको पूछ ले कि उसके अंदर अपने इंटरनल कंट्रोल में आपको क्या क्या जो आपको ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का, वो अचीव करने के लिए आपको कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने पड़ते हैं। तो कौन से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं या किस किस चीज पर आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ सकते हैं, तो ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो अपन स्टार्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल से, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर समझने, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में स्ट्रक्चर समझने। पहला पॉइंट है अपना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। भैया पहले अपना ड्यूटी सेग्रीगेट कर दो, सारी ड्यूटी सेग्रीगेट कर दो, उसके बाद में ट्रांजेक्शन करना। ट्रांजेक्शन अभी नहीं करेंगे, पहले ड्यूटी सेग्रीगेट करो। अब ट्रांजेक्शन करो ना, तो जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो ऑथराइज होना चाहिए। तो पहला आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, दूसरा ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सर हम लोग इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, या फिर अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, ठीक है, तो आप बोलना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इंटरनल कंट्रोल में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। उसके बाद में आप पहले ड्यूटी सेग्रीगेट करो, फिर अपना ट्रांजेक्शन करो। परचेज वाला परचेज क्या करेगा, सेल्स वाला सेल्स क्या करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेगा। पहले ड्यूटी सेग्रीगेट कर लो, तो जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथराइज होना चाहिए। उसके बाद में जो अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो फिर वो रिकॉर्ड होगा और डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो सर आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करो, उसके बाद ट्रांजेक्शन करना, फिर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स बन गए। उसके बाद में सर आपने ये ट्रांजेक्शन किया तो लायबिलिटी बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, तो अपन यहाँ एसेट की कंसीडर करेंगे, तो एसेट। और उसके बाद में अपना लास्ट अपन ने इंटरनल कंट्रोल से स्टार्ट किया था, लास्ट में इंटरनल कंट्रोल पे एंड करेंगे। सर ये IC क्या, ये है इंडिपेंडेंट चेक्स। देखो पहला अपना सेग्रीगेशन कर लो ड्यूटीज का, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन करना, फिर ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जब आपने ट्रांजेक्शन किया तो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में एसेट आ जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। और उसके बाद में IC से एंड करना है, IC से स्टार्ट किया था, मतलब IC यहाँ पे इंडिपेंडेंट चेक्स। आ जाओ एक एक करके खत्म करते हैं। कि ज्यादा लिख लेते ना फटाक से हट जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बांट लो। तो सर आपके फॉलोइंग फंक्शंस क्या होना है, ऑथराइज कर रहा है कोई ट्रांजेक्शन, वो आप उसको सेग्रीगेट कर दो। एग्जीक्यूट करने वाला बंदा उस अलग होना चाहिए। कस्टडी ऑफ रिलेटेड एसेट, फिजिकल कस्टडी ऑफ रिलेटेड एसेट वो दूसरे आदमी के पास होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट अलग आदमी के पास। तो ये सारे फंक्शंस क्या होने चाहिए, सेग्रीगेट होने चाहिए, अलग अलग लोगों के पास। ऑथराइजेशन करने का पावर किसी के पास, एग्जीक्यूशन का किसी और करेगा, कस्टडी किसी और के पास, रिकॉर्ड और बनाएगा। ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कस्टडी ऑफ रिलेटेड एसेट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। उसके बाद में जो आपके ट्रांजेक्शन है वो ऑथराइज्ड होने चाहिए। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू डिफरेंट लेवल and particular persons are required to establish by management for controlling the execution of transaction in accordance with the prescribed condition। मतलब वो ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होने से पहले ऑथराइज्ड होना चाहिए, यही लिखा है। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। सर एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट में अकाउंटिंग कंट्रोल शुड इंश्योर दैट कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट जनरल या फिर स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपको बताया था कि जो ट्रांजेक्शन है वो मैनेजमेंट के जनरल या स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के अकॉर्डेंस ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, पढ़ाया था ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, जो ट्रांजेक्शन हुए वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए करेक्ट अमाउंट पे, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए करेक्ट अमाउंट पे, ये भी अपने को पता है। अप्रोप्रिएट अकाउंट में वो क्लासिफाइड होना चाहिए। सर ये रिकॉर्डिंग, ये क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में सर अपने देखो एक ये तो रिकॉर्डिंग हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया, और ये जो ऑथराइजेशन के बाद ही इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो मतलब ये जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो इन अकॉर्डेंस विद द ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट जनरल या स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए करेक्ट अमाउंट पे। ट्रांजेक्शन सही तरीके से क्लासीफाई होने चाहिए, और जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो क्या करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा मेंटेनिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन शुड फैसिलिटेट मेंटेनिंग
अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स। ठीक है, ये 4 पॉइंट अपने को याद रखना है। एक तो रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद में सर अगर आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन का, वो फैसिलिटेट करेगा आपको मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स, और ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट जनरल या स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। वेरी सिंपल। उसके बाद अकाउंटिंग एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। सर अगर आप अकाउंटेबिलिटी करते हो एसेट्स की, तो अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स कहता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स कब कमेंस होता है, जब एसेट आपका एक अकाउंटेबिलिटी उस एसेट के प्रति, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स कमेंस फ्रॉम दी एक्विजिशन। जैसे ही आपका एसेट आया तो उसके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी और सेफगार्डिंग आपको करनी पड़ेगी। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, फिर से देखो, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स कमेंस फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इट यूज एंड इट्स फाइनल डिस्पोजल। मतलब वो मतलब ये क्या होगा सर, आपका कमेंस हो जाएगा जैसे ही आपने एसेट एक्वायर किया, फॉर जैसे आपने एसेट एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, तो उससे उसका क्या होगा, आपका अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कमेंस हो जाएगा। और सेफगार्डिंग एसेट्स अगर आप करते हो तो आपको रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और आपको पीरियोडिक रिको करना पड़ेगा, मतलब रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। तो आप क्या करना, कमेंस हो जाएगा जैसे आपने एसेट एक्वायर किया, उसके बाद में आपको मेंटेन करना है रिकॉर्ड, और उसका पीरियोडिक रिकंसिलेशन करना है। इंडिपेंडेंट चेक्स मतलब जो आपके कंट्रोल सिस्टम्स है वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड होने चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, जिसमें आपका पीरियोडिक या फिर रेगुलर रिव्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा, ये देखने के लिए कि जो आपके कंट्रोल प्रोसीजर्स है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही लिखा है देखो, independent verification of control systems involve periodic or regular review by independent person to ascertain whether the control procedures are operating effectively or not। एक बार इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, अगर मतलब आप नोट डाउन कर लेना, लेकिन वीडियो रोक के फिर मैं एक बार फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप उसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। आ जाओ, ये अपन ने कर लिया। अब कंट्रोल इन्वायरमेंट देखो, कंट्रोल इन्वायरमेंट में सर कुछ एलिमेंट्स दिए गए, मैं आपको एक बार याद ही करा देता हूँ एलिमेंट्स क्या क्या, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। कंट्रोल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स में अगर आप देखो तो सर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें टीसीडब्ल्यूजी है, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी इज योर सेकंड पॉइंट। सर ऑर्गेनाइजेशन है, टीसीडब्ल्यूजी है, तो मैनेजमेंट भी होगा, तो मैनेजमेंट की फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में टीसीडब्ल्यूजी, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, और तीसरा अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट भी होगा तो सर मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। सर मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है सर, पहला तो उसका कमिटमेंट है कॉम्पिटेंस के लिए, कॉम्पिटेंस के लिए कमिटमेंट है, और उसके बाद में जो इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज है, जो इंटीग्रिटी और जो एथिकल वैल्यूज है उसका कम्युनिकेशन एंड उसको इन्फोर्स करना। तो सर अपना मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, कमिटमेंट टू दी कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी। ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन है तो टीसीडब्ल्यूजी, और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। दीज आर दी 5 पॉइंट्स जो आपके कंट्रोल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स में काउंट होते हैं। तो कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज में आप उसको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे उसको रीइंफोर्स कर रहे हो प्रैक्टिस में। कमिटमेंट है आपका कॉम्पिटेंस के लिए, तो कॉम्पिटेंस वो नॉलेज और स्किल्स है जो नेसेसरी है कोई भी टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए। पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट का फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बात होती है की एरियाज ऑफ अथॉरिटीज की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की और अप्रोप्रिएट लाइन्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के। आपके 5 पॉइंट मैंने 5 एलिमेंट्स इसमें कवर करा दिए। जो अपना एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, तो सर उसके अंदर क्या होता है, रिस्क अराइज भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है ड्यू टू दी सर्कमस्टेंसेस सच एज दी फॉलोइंग। तो जो अपना रिस्क है वो अराइज हो जाएगा और चेंज होगा सर नीचे के दिए गए सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो इसको कैसे याद रखना है कि भैया आप अपना ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में चेंज करके रैपिड ग्रोथ ले आओ। तो पॉइंट नंबर 1 चेंज इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, पॉइंट नंबर 4 रैपिड ग्रोथ। तो रैपिड ग्रोथ के लिए नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, नया बिजनेस मॉडल लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लाना पड़ेगा और एक्टिविटीज। तो सर रैपिड ग्रोथ के लिए नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस मॉडल, नया एक्टिविटीज, नए बंदे लाने पड़ेंगे, और अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम को तो नया ले आओ या उसको रिवैम्प कर दो। तो सर नए पर्सनल, न्यू और रिवैम्प्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, नया टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंज करके रैपिड ग्रोथ लाओ। आपको 6 पॉइंट मैंने याद करा दिए। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर कुछ सर क्या दिए गए, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दिए गए जो आपके लिए रेलेवेंट है। सर कंट्रोल एक्टिविटीज दैट मे बी रिलेवेंट टू द ऑडिट दैट मे बी कैटेगराइज्ड एज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। उसमें क्या है सर, उसमें रिप्स है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्कीम नहीं है सर, ये है सर आर से रिव्यू, आई से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सर आर से परफॉर्मेंस रिव्यू, आई से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, पी से फिजिकल कंट्रोल और एस से सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज।
तो जो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू है तो उसमें रिव्यू करना है और एनालाइज करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे देखोगे, बजट से, फोरकास्ट से, और जो आपका प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस है उसके साथ बैठ के आप उसको क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। कंपेयर करो इंटरनल डेटा को एक्सटर्नल से, रिव्यू करो फंक्शनल का परफॉर्मेंस, मतलब उस फंक्शन का परफॉर्मेंस या उस एक्टिविटी का परफॉर्मेंस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एक एप्लीकेशन कंट्रोल पर बात हुई, एक जनरल आईटी कंट्रोल्स पर। एप्लीकेशन कंट्रोल उस इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए है, अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ द इंडिविजुअल एप्लीकेशन। और जनरल आईटी कंट्रोल्स वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है जो मेनी एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स में फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग द सेफगार्ड, और पीरियडिक काउंटिंग है और कंपैरिजन है। सर अपना फिजिकल कंट्रोल्स में उस एसेट की फिजिकल सिक्योरिटी, उसको पीरियडिक काउंटिंग करना है और कंपेयर करना है वो अमाउंट जो बुक्स में, जो कंट्रोल रिकॉर्ड्स में है उसके हिसाब से ही वो एक्चुअल में होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में आप अलग अलग बंदों को, डिफरेंट लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो। असाइनिंग डिफरेंट पीपल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑथराइजिंग ट्रांजेक्शन, तू ऑथराइज करना ट्रांजेक्शन, तू रिकॉर्ड करना और तू एसेट की कस्टडी रख। ठीक है, यही आपका दिया है। ठीक है, ये आप एक बार फुल स्क्रीन पे नोट डाउन कर लेना अगर आप लोग को ये लिखना हो तो। ठीक है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें आओ देखो सर, इसमें क्या है आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, जो आपका इंक्लूड करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें कुछ मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रिलेवेंट है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में, विच इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, उसमें कुछ मेथड्स और रिकॉर्ड्स है। इनकम्पासेस मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स दैट, बीए वाले जो आपके पॉइंट्स है ना, मैं बता रहा हूँ आपको सबसे ईजी पॉइंट है। इसमें क्या होता है सर, आपको आइडेंटिफाई करना है और रिकॉर्ड करना है। तो अपन ने पढ़ा है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल दी वैलिड ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद में आपको डिस्क्राइब करना है टाइमली बेसिस पर, डिस्क्राइब ऑन द टाइमली बेसिस द ट्रांजेक्शन इन सफिशिएंट डिटेल टू परमिट द प्रॉपर क्लासिफिकेशन। भैया आपका प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हो जाए सारा। ये जो अपन ने एसर्शन पढ़े ना, वो सेम एसर्शन यहाँ पर यूज हुए हैं। आप यहाँ पर देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें उसमें क्या है, आपके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, कुछ रिकॉर्ड्स। तो सर इनकम्पासेस मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स, उसमें क्या होना चाहिए कि आपके आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए सारे, और क्या हो जाने चाहिए, वैलिड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। तो आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल दी वैलिड ट्रांजेक्शन, डिस्क्राइब करो टाइमली बेसिस द ट्रांजेक्शन इन सफिशिएंट डिटेल्स, जिससे आपका क्या हो जाए सर, जिससे आपका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो जाए ट्रांजेक्शन का फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब तीसरा पॉइंट वैल्यूएशन के लिए, मेजर द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन मैनर दैट परमिट रिकॉर्डिंग देयर प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू। तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है, तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने के लिए आपका वैल्यूएशन होना चाहिए। तो मेजर द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसके बाद में आपका कट ऑफ, मतलब डिटरमाइन द टाइम पीरियड इन विच द ट्रांजेक्शन अकर्ड टू परमिट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड। और प्रेजेंट करना है प्रॉपरली ट्रांजेक्शन को, आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना और उसका डिस्क्लोजर करना है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर देखो आप, इसमें आपका आइडेंटिफाई और रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए वैलिड ट्रांजेक्शन का। उसके बाद में आपका डिस्क्राइब करो डिस्क्राइब ऑन ए टाइमली बेसिस की जो ट्रांजेक्शन है सर, ये क्या होना चाहिए सर, आपका प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए। मेजर करो वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन को, डिटरमाइन करो टाइम पीरियड, क्यों, इसका प्रॉपरली क्या होना चाहिए सर, इसका प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड में इसका रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए इसके लिए। और उसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो सारे पॉइंट सेम ही है पर इनको लिखा अलग तरीके से, तो आपको ऐसे का ऐसे इसको याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। याद कैसे रखना वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स पर। तो सर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट जो हम लोग का एक सेपरेट चैप्टर हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में अपन पढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिट अपने को पता है, इंटरनल चेक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवरऑल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज इन सच ए मैनर की नो इन सच अ वे दैट नो वन पर्सन कैन कैरी थ्रू द ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट देयर ऑफ। सर इसमें क्या लिखा है, जो आपका इंटरनल चेक सिस्टम है इसमें क्या है, ओवरऑल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में बात की है। और ऐसा आपका स्टाफ ड्यूटीज का अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कैसा होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एक पर्सन सर वो पूरा ट्रांजेक्शन को कैरी ऑन नहीं कर पाए। सर वो क्या है, नो वन पर्सन कैन कैरी थ्रू ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट। सर सारा उसका रिकॉर्डिंग, उसका कस्टडी, ये सारा एक ही बंदे के तो हाथ में अपन नहीं दे सकते ना। तो सर आपका क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवरऑल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज इन सच ए वे दैट नो वन पर्सन कैन कैरी थ्रू दी ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ। ठीक है, तो जो आपने इंटरनल चेक सिस्टम लगाया तो उसमें सर मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर आपको डिटेक्ट करना है एरर एंड फ्रॉड। सर आपको क्या करना है, एरर और फ्रॉड आपका डिटेक्ट हो जाना चाहिए। और ऐसा करो ना सर, अवॉइड करो एंड मिनिमाइज
टू अवॉइड एंड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कि भैया आपका एरर और फ्रॉड हो ही ना, उसकी पॉसिबिलिटी को ही मिनिमाइज करें। इफिशियंसी स्टाफ की इंक्रीज हो जाए और प्रिवेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ टू प्रिवेंट एंड अवॉइड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ना हो, अकाउंट्स फॉल्सिफाई ना हो। अब मेरी बात सुनो, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, इंटरनल चेक सिस्टम लगा है, तो सर एरर और फ्रॉड तो ठीक है, तो सर ऐसा करो ना कि ये मिनिमाइज ही हो जाए, पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। उसके बाद में स्टाफ की इफिशियंसी बढ़ाओ, और ये देखो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश नहीं होना चाहिए, फॉल्सिफाई ऑफ अकाउंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी फ्रॉड का ही पॉइंट है ना, इसको भी आपको प्रिवेंट करना और हो सके तो अवॉइड करना है, इससे बचना है। टू प्रिवेंट एंड अवॉइड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, डिटेक्ट करो एरर और फ्रॉड, अवॉइड करो और मिनिमाइज करो पॉसिबिलिटी इस चीज का कि लोग एरर और फ्रॉड को कमीशन करे ही नहीं, मतलब करे ही ना, और इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द स्टाफ, और प्रिवेंट करो और अवॉइड करो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इफेक्टिवनेस ऑफ इफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि भैया आपका जो ये आपका इफेक्टिवनेस ऑफ इफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो आपका इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो किसके ऊपर सर, इंटरनल कंट्रोल। सर यहां पे सर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं, इंटरनल चेक होगा, प्लीज लिख लेना। तो जो आपका इफिशिएंट इंटरनल चेक है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को लिए आपको क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क डिवाइडेड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, अप्रेजल मतलब पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन और आपका अप्रेजल, ठीक है, ए से अप्रेजल सर, उसके बाद में अपना क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क और क्लैरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये अपना सिंपल था अभी तक। मॉनिटरी ऑफ कंट्रोल में अपन ने इंटरनल चेक सिस्टम पढ़ा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बाद में इफेक्टिवनेस जो है इंटरनल चेक की, जो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक पढ़ा, उसके बाद में जो अपना इंटरनल चेक है वो इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, उस किस पे डिपेंड करेगा, अपन ने वो पढ़ा। उसके बाद में जनरल कंडीशंस पढ़ रहे हैं सर, जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू द इंटरनल चेक सिस्टम। अब मैं बता रहा हूं आप लोग को बहुत दिक्कत होती होगी, आपको ये याद भी नहीं होगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तो सर आपको मैं आज याद कराऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू द इंटरनल चेक सिस्टम, कोई एक बंदे के पास ना कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर एनी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, एक बंदे के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और जब स्टाफ की ड्यूटीज है ना वो रोटेट होती रहनी चाहिए। तो सर एक बंदे के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्टाफ की ड्यूटीज रोटेट होनी चाहिए, और सर एक बार ना हर एक मेंबर को हम लोग को इंकरेज करना है कि वो लीव पे जाए। सर लीव पे जाए मतलब कहीं घूमने जाए। तो सर आप 3 पॉइंट देखो, एक बंदे के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्टाफ ड्यूटीज रोटेट होनी चाहिए सर टाइम टू टाइम, और एक हर एक मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी इनकरेज कि वो एक बार लीव पर जाए, ठीक है। और सर एक बार मैं बात बताऊं सर, जो पर्सन के पास फिजिकल कस्टडी है, ठीक है, उसके पास बुक का एक्सेस नहीं होना चाहिए। पर्सन हैविंग फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट मस्ट नॉट बी परमिटेड टू हैव एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कंडीशंस बतानी है जो प्रिटेन करेगी इंटरनल चेक सिस्टम से, और ये क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आए तो यू आर दी लकीएस्ट, क्योंकि आपको अभी इसमें अभी आपको सारा चीज याद रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि एक सिंगल पर्सन के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्टाफ की ड्यूटीज रोटेट होनी चाहिए, हर एक मेंबर को लीव पर जाना चाहिए, और जिसके पास फिजिकल कस्टडी है एसेट की उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट ये आपको मैंने याद कराया सर। एक तो होती कोशिश आपको क्या है, मैकेनिकल डिवाइस यूज करनी चाहिए, और बजटरी कंट्रोल आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर कोई वाइड डेविएशन ऑब्जर्व हुई है तो उसका रिकंसिलेशन करना चाहिए। बजटरी कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज, वाइड डेविएशन वाइड अगर कोई डेविएशन दिखी है, ऑब्जर्व हुई है, तो उसको क्या करना चाहिए, इट शुड बी रिकंसाइल्ड। सर फिर से बताओ, एक बंदे के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए सर, आप स्टाफ की ड्यूटीज रोटेट होनी चाहिए, हर एक मेंबर को लीव पर जाने के लिए इंकरेज करना चाहिए, और उसके बाद में सर आपका क्या है, जिसके पास फिजिकल कस्टडी है एसेट की उसको परमिट नहीं होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपके 4 पॉइंट मैंने याद कराए, 2 पॉइंट मैकेनिकल डिवाइसेस का प्रयोग करो जितना हो सके, और बजटरी कंट्रोल को एक्सरसाइज करो, ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, दिसंबर जो अटेम्प्ट था ना उसमें आया था सर, जब कोरोना के टाइम में दिसंबर में अटेम्प्ट हुआ था ना, तब ये सही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसमें एसओपी के ऊपर क्वेश्चन बना दे, या फिर आपसे पूछ ले इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट और इवैल्यूएशन बताओ, तो आंसर सेम ही रहेगा। आपको फिर बोल रहा हूँ, इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट और इवैल्यूएशन के की कंपोनेंट पूछ ले, इंटरनल कंट्रोल के असेसमेंट और इवैल्यूएशन के की कंपोनेंट पूछ ले, एसओपी का भी अगर आपको जिक्र कर दे क्वेश्चन में, तो भी आपको घबराना नहीं है, आप 5 पॉइंट लिख के आने हैं। एक अपना इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा पॉइंट अपना रखना है आईटी बेस्ड कंट्रोल्स। सर अपना इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए सर, ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ रोबस्ट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करे, अपना रोबस्ट प्रोसेस होना चाहिए जो आइडेंटिफाई करेगा और मिटिगेट करेगा रिस्क अक्रॉस द इंटरप्राइज। सर उसमें पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए,
जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे गैप्स को जल्दी से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स ले पाओगे। फिर से सुनो मेरी बात, बहुत इजी है सर। आपको अगर सवाल पूछा जाए इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट और इवैल्यूएशंस के की कंपोनेंट बताओ, एसओपी से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देते हैं इसी एलिमेंट्स के बेस पर, तो आपको लिखना है इंटरप्राइज में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ये पहला की कंपोनेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब रोबस्ट प्रोसेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास जो आइडेंटिफाई कर सके और मिटिगेट कर सके रिस्क को। पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए जिससे आप गैप्स को आइडेंटिफाई करोगे, और आपके जो कंट्रोल है वो आईटी बेस्ड होने चाहिए। embedded controls through the system instead of being human dependent। भैया ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स उसमें इंबेड करने। ठीक है, आपको मैंने 2 पॉइंट बताया, 2 पॉइंट याद रखने। इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी बेस्ड कंट्रोल्स आपको यूज करना है। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में आईटी बेस्ड कंट्रोल करना है, तो उसके बाद में आपको सेग्रीगेट करना है जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप भी अपना हाथ ऐसे करना, सर आपने क्या किया, दिल्ली भैया तेरे को भी मैंने क्या कर दिया, ये वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेट कर दी, तेरे को भी ये वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सेग्रीगेट कर दी। तो आपने क्या किया, जब सेग्रीगेशन किया था मतलब ये वाला काम तू कर, ये वाला काम तू कर, जब आपने ऐसे सेग्रीगेट किया ना तो आपने डेलीगेशन भी किया कि भैया तू कर, मतलब ये वो बंदा करेगा ना, आपने डेलीगेशन भी कर दिया। काम बांटा, बोला तू कर तू कर, ये काम बांटने को सेग्रीगेशन बोलते हैं। और काम बांट के आपने तू कर जो बोला, ये उसका मतलब आपने डेलीगेशन भी कर दिया। और उसके बाद में जॉब रोटेशन तो होना चाहिए सेंसिटिव एरियाज में। इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अगर की कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या बोलना है अपने को, सर इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और उसके बाद में आईटी बेस्ड आपके क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल। सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी तू कर, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने किया तो मतलब आपने डेलीगेशन भी कर दिया। और सर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट या डेलीगेशन ऑफ पावर डॉक्यूमेंट भी बनना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हो। और जॉब रोटेशन होना चाहिए सेंसिटिव एरियाज में। आपके 5 पॉइंट याद रखना, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में आपको समझाया, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी 2 कॉमर्शियल एक्टिविटीज है वो सर सेम पर्सन से कंडक्ट नहीं, मतलब अलग अलग बंदा अलग अलग उसका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। नो 2 कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जो कोई भी कॉमर्शियल, नो 2 कॉमर्शियल एक्टिविटीज शुड बी कंडक्टेड बाय सेम पर्सन। सेंसिटिव एरियाज में जॉब रोटेशन होना चाहिए, अगर क्योंकि सर उसमें है ना मिसयूज हो सकता है, तो सर लीड टू पॉसिबल मिसयूज इन दिस सेंसिटिव एरियाज। सर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट में एक क्लियरली डिफाइंड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपने डेलीगेशन ऑफ पावर बताया होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो सर, वो क्या करेगा, अलाउ कंट्रोल्स टू बी क्लियरली ऑपरेटेड विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स। तो सर आपका पूरा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट मतलब एक क्लियर डिफाइंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें डेलीगेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। आईटी बेस्ड कंट्रोल, सर आपको कैसे याद कराया था मैंने, अगर आपको क्वेश्चन आए की कंपोनेंट्स जिसमें आपको इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट करना और इवैल्यूएशन करना है, इंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट और आईटी बेस्ड एक अपना नहीं भूलने वाले। सर सेग्रीगेट कर दिया, सेग्रीगेट किया तो मतलब आपने डेलीगेट भी कर दिया। और सर अपना सर जॉब रोटेशन इन सेंसिटिव एरियाज। टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सर क्वेश्चनियर, सर एक क्वेश्चनियर है, एक कंसेप्ट चेकलिस्ट है, एक क्वेश्चनियर है, एक चेकलिस्ट है, और इन दोनों का मैंने डिफरेंस भी आपको दे रखा है। ठीक है, ये आप भी नोट डाउन कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको मैं अच्छे से ये समझा देता हूँ, टेक्निक्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, जिसमें क्वेश्चनियर भी पूछ सकते हैं और चेकलिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और फ्लो चार्ट भी आ सकता है। ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, इसको हटा देते एक बार, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। इधर का ये हटना है बस। क्वेश्चनियर, तो क्वेश्चनियर में सेट ऑफ क्वेश्चनियर फ्रेम होंगे इन ऑर्गेनाइज मैनर अबाउट ईच फंक्शनल एरियाज, हर एक फंक्शनल, एचआर का, परचेज का, सेल्स का, तो हर एक फंक्शनल एरियाज का क्या करना है, उसमें अपने को क्वेश्चन फ्रेम करना है ऑर्गेनाइज मैनर विच हैज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। भैया इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन में अपन टेक्निक पढ़ रहे, क्वेश्चनियर बना रहे, तो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज मैनर में, आपने क्वेश्चन फ्रेम किए हर एक फंक्शनल एरियाज के लिए। इसका पर्पस क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, कि भैया अपना कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है वो इवैल्यूएट करना है, और डिटेक्ट करना है कोई भी अगर वीकनेस है तो डिटेक्शन ऑफ वीकनेस अगर कोई है। इंटेंडेड टू बी फिल्ड बाय कंपनी एग्जीक्यूटिव, ध्यान से सुने यहां पर, प्लीज प्लीज ध्यान से सुने, ये कौन फील करेगा, ये कंपनी एग्जीक्यूटिव। कौन, कंपनी के एग्जीक्यूटिव। कौन करेगा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव फील करेगा। तो सर इसमें क्या होता है, ऑफ्टन वन जनरल क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन को ब्रोक कर देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और सब क्वेश्चंस में, और उससे क्या लेते हैं, उससे उसका रिप्लाई लेते हैं।
किससे रिप्लाई लेते हैं, कौन फिल करेगा सर, कंपनी एग्जीक्यूटिव फिल करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेट ऑफ क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं अबाउट ईच फंक्शनल एरिया, उसमें इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल को इवेल्युएट करना है, डिटेक्शन अगर कोई वीकनेस है तो उसको डिटेक्ट करना है। फिल करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव वन क्वेश्चंस को ब्रोकन डाउन इन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस टू इनेबल द एग्जीक्यूटिव टू प्रोवाइड जस्ट यस, भैया यस बोल, नो बोल या फिर नॉट एप्लीकेबल बोल। ठीक है, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये अपने को कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव फिल करेंगे, यस नो नॉट एप्लीकेबल बोले। यस मतलब ये आपका सही है, इट फिट्स विद द प्लान ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल्स, इट फिट्स विद द प्लान ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल। बट नहीं लिखा, अगर नो है तो इट इंडिकेट वीकनेस, और नॉट एप्लीकेबल का तो मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है सर। यस मतलब वो अपना क्या है, ठीक है, गुड इंटरनल कंट्रोल, अगर नो है तो वो इंडिकेट करेगा वीकनेस। इस हिसाब से अपन क्वेश्चन बनाएंगे, हर एक फंक्शनल एरियाज की कंपनी के एग्जीक्यूटिव फिल करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन को नंबर ऑफ क्वेश्चंस में या सब क्वेश्चंस में अपन उसको क्या करेंगे सर, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रोकन डाउन इनटू दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस, यस नो और नॉट एप्लीकेबल के माध्यम का आंसर लेंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और अगर आपका कोई भी आंसर यस है मतलब इट फिट्स विद द प्लान ऑफ इंटरनल गुड इंटरनल कंट्रोल, और नो है तो इट इंडिकेट्स दी वीकनेस। जैसे आप फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट है तो आप अपना क्या करो, इशू ऑफ क्वेश्चनर इज नेसेसरी। भैया ये तो आप याद रखना कि अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट है तो आपको क्वेश्चनर इशू करना है। सब्सिक्वेंट में भी दोबारा करेंगे नहीं, इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ क्वेश्चनर अगेन, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करो कि वो कंफर्म कर दे कि क्या कोई चेंज है इन नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। भैया क्या कोई चेंज इन नेचर है या फिर कोई भी स्कोप ऑफ बिजनेस में उसका चेंज है। सर पहले ईयर में आपको इशू करना पड़ेगा क्वेश्चनर, वो नेसेसरी है। सब्सिक्वेंट में आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ क्वेश्चनर आप रिक्वेस्ट करो क्लाइंट से कंफर्म कर दे क्या कोई भी चेंज है नेचर एंड स्कोप में। उसके बाद में इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस कि क्या करो सर, आपको इशू करना पड़ेगा क्वेश्चनर इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज। कोई चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, आपको हर थर्ड ईयर में हर तीसरे साल आपको क्या करना है क्वेश्चनर। पहले साल मैंने क्वेश्चनर किया, फिर मेरे को कोई सब्सिक्वेंट ईयर में क्वेश्चनर को फिर से इशू करना कोई नेसेसरी नहीं है, तो मतलब मैंने छोड़ दिया। लेकिन तीसरे साल तो मतलब सर आपका पहले साल तो आपने क्वेश्चनर इशू किया, फिर आपके 3 साल आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर 3 साल के बाद मतलब एवरी थर्ड ईयर मतलब फोर्थ ईयर से आप अपना क्या कर सकते हो, क्वेश्चनर आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। चेंज नहीं हुआ तो भी, हाँ तो भी ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा चेकलिस्ट, उससे पहले आप ये वाला देख लो, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चनर और चेकलिस्ट में दोनों में डिफरेंस भी समझा दूंगा, ठीक है। जब आप यूज कर रहे हो स्टैंडर्डाइज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर तो कुछ बेसिक एजम्पशंस लेने पड़ते हैं अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल। सर आप कंट्रोल्स की बात करते हो, उसमें इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हो, तो जब आप यूज कर रहे हो स्टैंडर्डाइज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चंस तो उसमें कुछ बेसिक एजम्पशंस लेनी पड़ेगी। किसके लिए, अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल्स। सर गुड कंट्रोल मतलब देखो जो आपने एक बंदे ने पॉइंट नंबर 5 में देखना, कोई आदमी ने वर्क परफॉर्म किया है, वर्क परफॉर्म बाय ईच वन इज एक्सपेक्टेड टू कम अंडर रिव्यू बाय अनदर। एक ने काम किया दूसरा रिव्यू करेगा। सर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट हो रहा है, देयर इज प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सर क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ट्रांजेक्शन का। फिर से सुनो सर, अपन पढ़ रहे जब आप स्टैंडर्डाइज इंटरनल कंट्रोल्स, जब इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चनर जब यूज कर रहे हो तो कुछ बेसिक एजम्पशंस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल्स अपन को टेक इन टू अकाउंट, आपको ध्यान में रखनी है। तो वो क्या है कि भैया देखो, अगर अभी गुड कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना तो मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, सही से रिव्यू हो रहा है, पॉइंट नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट, और सब अच्छा हो रहा है, कोई भी सिंगल पर्सन ना पूरा ट्रांजेक्शन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 देखो, कोई भी सिंगल पर्सन इज नो सिंगल पर्सन इज थ्रस्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ ट्रांजेक्शन ऑल बाय हिमसेल्फ। उसको पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना उस एक सिंगल पर्सन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन आर सच दैट परमिट एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंसिव डिवीजन कर देता है ड्यूटीज का। जो अकाउंटिंग फंक्शन का सर वो जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो एम्प्लॉयज को अकाउंटिंग फंक्शन से है रिलेटेड है, कंसर्न है, उसको आपने कस्टडी वाला फंक्शन भी असाइन नहीं किया। तो सर गुड कंट्रोल में आपको कुछ चीजें एज्यूम करनी है कि सब अच्छा हो रहा है, प्रॉपर रिव्यू हो रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, सर आपका डिवीजन ऑफ ड्यूटीज एक्सटेंसिव है, जिसको अकाउंटिंग है उसको कस्टडी का फंक्शन नहीं दिया, किसी भी सिंगल बंदे के पास जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करे। एंड पॉइंट नंबर 4 सर हमारे पास देयर शुड बी ऑलवेज बी एविडेंस टू आइडेंटिफाई हु हैज डन द वर्क। किसने ये काम किया है, आपके पास ये पर्सन आइडेंटिफाई करने का एविडेंस आपके पास हर वक्त, मतलब एक तरह से लॉग हो कि ये जो भी काम किया है, किसने क्या काम किया है, उसका एविडेंस टू आइडेंटिफाई दी पर्सन। ये एविडेंस की एविडेंस अबाउट कि आप आइडेंटिफाई करोगे ये बंदे ने ये वाला काम किया है।
तो गुड कंट्रोल में सब अच्छा अच्छा सोचना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रिव्यू। सर आपका क्या है, कोई एक सिंगल बंदे का वो नहीं है कि कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंसिव डिवीजन है ड्यूटीज का। जो अकाउंटिंग का कर रहा है वो कस्टडी का फंक्शन नहीं कर रहा है। सिंपल पॉइंट्स है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर लो, आपके पास एविडेंस है किसके रिगार्डिंग कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्सन ने, किस पर्सन ने ये कौन सा काम किया, हु हैज डन दी वर्क। वेरी सिंपल। अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में गुड अकाउंटिंग कंट्रोल्स के कुछ एजम्पशंस देखे, ठीक है। अब देखो चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में सर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी है और क्वेश्चंस भी है ऑन इंटरनल कंट्रोल। अब यहां पर इसको मैं जूम कर रहा हूं, अब इसको जूम करके आप भी देखना, अपने बुक में लिखा ऑडिटर नॉट कंपनी एग्जीक्यूटिव। सर पहले डिफरेंस समझ में आया, चेकलिस्ट में सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस होते हैं इंटरनल कंट्रोल पे, पर यहां पर ऑडिटर फॉलो करेगा, विच ऑडिटर मस्ट फॉलो एंड आंसर। ऑडिटर भरेगा, कंपनी का एग्जीक्यूटिव नहीं। तो ऑडिटर मस्ट फॉलो या आंसर। सर इसमें भी यस होगा, नो होगा और नॉट एप्लीकेबल होगा। अ चेकलिस्ट इज मोर इन द नेचर ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर के जैसा होता है कि ये सारे मैटर्स ऑडिट टू, रिमाइंडर किसके लिए, ऑडिटर के लिए, अबाउट द मैटर्स टू बी चेक्ड फॉर टेस्टिंग द इंटरनल कंट्रोल। सो ये एक तरह की चेकलिस्ट है, पर क्वेश्चनर फॉर्म में। यस नो नॉट एप्लीकेबल में ही आंसर जाएगा, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चनर है। तो सर ये मेरे को बताओ ना, इसमें फर्क क्या है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में कंपनी का एग्जीक्यूटिव आंसर करेगा, इसको फिल करेगा ऑडिटर या ऑडिटर का स्टाफ, ठीक है। अब देखो आप सर इसमें लास्ट नंबर ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चन, जब अपना इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बनाते बहुत सारे क्वेश्चनर है। चेकलिस्ट में ना वही क्वेश्चन होते हैं जो अपना मेन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है ना उसी से रिलेट, कंटेन्स द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द मेन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद में सर अगर नो है तो इसमें वीकनेस होता है, पर सिग्निफिकेंस ऑफ वीकनेस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वीकनेस इज नॉट रिवील्ड। भैया नो का इंडिकेट करेगा वीकनेस, पर उस वीकनेस का क्या सिग्निफिकेंस है ये रिवील नहीं किया गया है। और स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन वीकनेस इज मटेरियल। चेकलिस्ट में ना अगर कोई वीकनेस है, मतलब अगर आपको कुछ लग रहा है कि वीकनेस मटेरियल, तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, आप नोट डाउन कर लेना। अभी फ्लो चार्ट, वेरी सिंपल। फ्लो चार्ट सर, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट कैन बी रिजॉर्टेड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है इंटरनल कंट्रोल का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें सर बर्ड आई व्यू ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का बर्ड आई व्यू है। और सर इसमें क्या होता है, प्रॉपरली ड्रोन अब फ्लो चार्ट कैन प्रोवाइड अ नीट विजुअल पिक्चर ऑफ होल द एक्टिविटीज। पूरा एक्टिविटीज का फ्लो चार्ट होता है, समझ में आएगा ये प्रोसेस है, ऐसा एक्टिविटीज है, ये सब डिपार्टमेंट में हो रहा है, जिसमें फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट और फ्लो ऑफ एक्टिविटीज बताया गया। वेरी इंपॉर्टेंट सर, इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एक्टिविटीज। और इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या ये शो करता है। अगर फ्लो चार्ट आपने बनाया है तो आपको पता चल जाएगा कि एट व्हाट पॉइंट डॉक्यूमेंट इज रेज्ड। सर क्या कौन से पॉइंट पे डॉक्यूमेंट रेज किया गया है, कितना नंबर ऑफ कॉपीज रेज किया गया या रिसीव हुआ है, नंबर ऑफ कॉपीज इन विच डॉक्यूमेंट इज रेज्ड या रिसीव्ड। अगर डॉक्यूमेंट अगर रेज किया तो किस पॉइंट पे किया वो आपको दिखा देता है, इट कैन शो इट, मतलब वो आपको इट कैन शो। और उसके बाद में कितना नंबर ऑफ कॉपीज है जो डॉक्यूमेंट का रेज्ड हुआ या रिसीव हुआ, वो भी अपन को पता चल जाता है। अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेजेस सेट सीक्वेंसली थ्रू विच द डॉक्यूमेंट एंड द एक्टिविटी पास। अब आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पास हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में गया है, किस पॉइंट पे ये डॉक्यूमेंट रेज हुआ है, इसकी कितनी कॉपी है, और अगर ये कॉपीज बनी है तो कहाँ कहाँ पास हुआ है। मतलब पास हुआ है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू वेरियस सेक्शन, डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन। उसके बाद में इसका ऑथराइजेशन आपको चेक करना है, मैचिंग करना है, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनली डिस्पोजल। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। याद रखना है डॉक्यूमेंट्स पे लेट गए और कुछ नहीं, कहाँ पे रेज हुआ, कितना कॉपीज हुआ, कहाँ से, ये कौन से स्टेजेस से ये क्या हुआ, पास हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चेकिंग, फिलिंग एंड फाइनल डिस्पोजल। चेकिंग, ऑथराइजेशन, मैचिंग, फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल डिस्पोजल, ठीक है। तो आप एक बार ये है ना, प्लीज मैं फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ, आप इसको भी नोट डाउन कर लो, अपना टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं रोकूंगा नहीं, पर आप क्या होगा इससे, आप एक बार स्क्रीन ये हटा देता हूँ, रोक के प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ठीक है, अभी आ जाओ इंटरनेशनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको अभी तक मुझे पता है आप लोग कभी नहीं करके जाते, बट अब नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से मैं करा दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। सुनो सर, इंटरनेशनल कुछ इंटरनल कंट्रोल के फ्रेमवर्क दिए हुए। पहला क्या है सर, इंटरनल कंट्रोल पर एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो कोसो ने इशू किया,
COSO, कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। बस इतना याद रखना है, इंटरनल कंट्रोल का एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो कोसो ने इशू किया है, कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसका? ट्रेडवे कमीशन का। ठीक है, तो ये कोसो फ्रेमवर्क भी इसको बोलते हैं सर, जो कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क, इसको कोसो फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। ठीक है साहब, इसमें 17 बेसिक प्रिंसिपल है। कौन से कितने प्रिंसिपल है? 17। सर कौन से प्रिंसिपल? अपने को याद नहीं रखना, अपने को कोई मतलब नहीं है, बस ये इसमें मोर देन 17 बेसिक प्रिंसिपल है जो अपने 5 जो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट है उससे एसोसिएटेड है, रिप्रेजेंटिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट एसोसिएटेड विद इट्स 5 कंपोनेंट। सर इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स, कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, 3 तो अपने को पता है सर। एक इसमें रिस्क असेसमेंट दिया और एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दिया हुआ। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद में देखो ये फ्रेमवर्क में 3 कैटेगरीज दी गई है सर। ये फ्रेमवर्क में 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। वो तीनों ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एक है अपना आरओसी, याद रखना, मेमोरी टेक्निक, आरओसी। आर से सर अपना क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, सी से सर कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग, ऑपरेशन और कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, याद रखना आरओसी। सर ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव में इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑफ एंटिटी के ऑपरेशंस की बात की है। रिपोर्टिंग में चाहे आपका इंटरनल हो या फिर आपका एक्सटर्नल हो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, वो रिपोर्टिंग करेंगे स्टेक होल्डर्स को, बात खत्म। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव में एंटिटी का कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, कितना सिंपल है। कोसो, सर कोसो क्या है सर? इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क इशूड बाय कोसो, कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोसो फ्रेमवर्क भी। इसमें 17 से ज्यादा बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो अपने 5 कंपोनेंट से रिलेट करते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग। अपने को 3 ये याद है, रिस्क असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरीज दिए गए हैं। आर से सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ओ से सर अपना ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, सी से कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है साहब, अब एक अपना है क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल, यहां पे प्लीज नोट डाउन करना, क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल। ये क्या है? गाइडेंस है ऑन एसेसिंग द कंट्रोल, जो पब्लिश किया है कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कनाडा का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने क्या दिया है सर? कोको दिया है, मतलब सर COCO, क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल। ये C है क्राइटेरिया, O है ऑफ और CO मतलब कंट्रोल। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल। तो ये सर किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है ये कोको? सर इसने अपना ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी चीजें, डिसीजन मेकिंग के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, तो इसको इंट्रोड्यूस किया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, इंप्रूविंग द डिसीजन मेकिंग आपका विद बेटर कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। तो अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग विद बेटर कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर इसमें 20 क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया? 20। हमें सर पता होने चाहिए कि कौन से क्राइटेरिया, अपने को मतलब भी नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया, बस ये 20 क्राइटेरिया है जो सर अपने 4 एरियाज में होंगे सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, PCM। सर अपना फिजिक्स पर्पस होना चाहिए, केमिस्ट्री में कमिटमेंट और कैपेबिलिटी होनी चाहिए और मैथ्स में मॉनिटरिंग एंड लर्निंग होनी चाहिए। सर P से पर्पस, C से कमिटमेंट एंड कैपेबिलिटी, M से मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। किस ऑब्जेक्टिव के साथ कोको मतलब क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया कि भैया आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 4 इसके एरियाज, 20 से ज्यादा इसमें क्राइटेरिया। सर कौन से 4 एरियाज होते हैं इसमें? PCM, पर्पस, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये फ्रेमवर्क में ना, ये जो क्या है, इन्वॉल्व तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करता है, बट स्टार्ट इंडिविजुअल लेवल मतलब इंप्लॉयज से होता है, बट बिगिंस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल विद द इंप्लॉयज। कितना सिंपल है, कोबिट बाद में देखेंगे। एक कोसो हो गया, एक कोको हो गया, एक कोबिट हो गया, कोसो, कोको, कोबिट। कोसो सर अपना क्या है सर? कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोको अपना क्या है सर? क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल है, कनाडा वाला। कोबिट अभी देखेंगे। और उसके बाद में ना ये बहुत सिंपल है, देखो इंटरनल कंट्रोल पे गाइडेंस दिए, गाइडेंस किसके लिए? डायरेक्टर्स के लिए, ऑन कंबाइंड कोड। तो डायरेक्टर्स के लिए गाइडेंस है किसने? वो अंग्रेजों ने मतलब इंग्लैंड वालों ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इसको टर्नबुल रिपोर्ट भी बोलते हैं।
टर्नबुल भी रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो इसमें गाइडेंस दी गई है जो असिस्ट करेगा लिस्टेड कंपनीज को कि इसके अंदर जो इंटरनल कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स के जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट दी गई है इस कोड में वो आप इंप्लीमेंट करो। तो प्रोवाइड गाइडेंस टू असिस्ट लिस्टेड कंपनीज टू इंप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट इन द कोड रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। अभी इसमें क्या गाइडेंस दी है वो सुनो सर। मैंने कहा डायरेक्टर्स के लिए गाइडेंस दी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंबाइंड कोड है जो पब्लिश किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड अनवेल, अंग्रेजों का है, टर्नबुल रिपोर्ट भी है। तो सर इसमें कुछ की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल, क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल के फ्रेमवर्क। तो सर इसमें भी सर ये लोग क्या कहेंगे कि भैया इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना, एक साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी, बोर्ड की। तो बोर्ड शुड मेंटेन ए साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एनुअली क्या करे, रिव्यू करे इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप के, पूरे ग्रुप के सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू कौन करेगा, डायरेक्टर शुड एटलीस्ट रिव्यू या एटलीस्ट कंडक्ट अ रिव्यू। सर डायरेक्टर्स को क्या करना है, रिव्यू खुद नहीं कंडक्ट कराएगा रिव्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और रिव्यू में सारे कंट्रोल्स होगा, चाहे फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो, कंप्लायंस हो। ठीक है। और सर उन कंपनीज के पास जिनके पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है, तो सर बोर्ड का काम क्या है, टाइम टू टाइम देखेगा क्या अब अपने को ऐसी इसकी जरूरत पड़ेगी क्या रिव्यू की। तो सर कंट्रोल्स विच कंपनीज विच डू नॉट हैव इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू, क्या उनको उनकी उस चीज की जरूरत है, इंटरनल ऑडिट की जरूरत है, इंटरनल कंट्रोल की जरूरत है। तो अपन पढ़ रहे टर्नबुल रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स ने गाइडेंस दिया डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। बोर्ड को मेंटेन करना है एक सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसका फिर रिव्यू कराएंगे एनुअली। ठीक है, कंडक्ट कराएंगे रिव्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप के सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल का। और सर उसमें रिव्यू में सारे कंट्रोल्स को कवर करना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो, कंप्लायंस। और जस्ट जिनके पास इंटरनल ऑडिट का फंक्शन नहीं है, कंपनीज विच डू नॉट हैव इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो देखना है उन कंपनीज को क्या हमें अब इसकी जरूरत है, टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे, क्या हमें नीड है फॉर वन, मतलब उसकी जरूरत भी है क्या अपने को। और अब देखो इसको बोलते हैं सरबेंस ऑक्सले एक्ट का सेक्शन 404, सेक्शन 404 ऑफ सरबेंस ऑक्सले एक्ट कुछ नहीं है, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपन को पता है, ये उसी के ऊपर है। अपन इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं ना, ICFR करते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं इंडिया में, तो ये भी वैसा ही है। ये कहां के लिए सर, ये सरबेंस ऑक्सले एक्ट सेक्शन 404, ये कहां का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये मैंडेट करता है कि सारी पब्लिकली जो ट्रेडेड कंपनी है उनको एस्टेब्लिश करना है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। जो भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है उनके लिए मैंडेटरी है, क्या करे सर, उनको लगाने पड़ेंगे प्रोसीजर्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल। और सर प्रोसीजर्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे दोज कंट्रोल्स को, और उनकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के क्या प्रोसीजर्स है वो देखेंगे। मतलब बेसिकली अपन इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो पर्पज ऑफ SOX इस मतलब सॉक्स जो अपना है सरबेंस ऑक्सले एक्ट में क्या है सर अपना, इसका पर्पस पॉसिबिलिटी की कॉर्पोरेट फ्रॉड रिड्यूस हो जाए। तो दो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रूल, ये PCAOB कुछ नहीं, एक बोर्ड है, अपने को नहीं देखना है कि कौन सा है, अपने को इतना याद रखे PCAOB मतलब बोर्ड, सर PCAOB याद रख लेना, PCAOB या सिक्योरिटी एक्सचेंज रूल्स। उसमें क्या है सर, आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा एक फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट किस चीज़ों का सर, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फॉर्मल असेसमेंट करेगा, उसमें टेस्टिंग करेगा, उसका डिजाइन देखेगा, उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखेगा। मैंने बोला ना कंट्रोल टेस्टिंग करते और कुछ नहीं करते, तो फॉर्मल असेसमेंट करेगा, जो कंट्रोल्स लगाए हैं ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसमें टेस्ट करेगा, कंफर्म करेगा जो डिजाइन है कंट्रोल्स का, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। जो अपनी एनुअल रिपोर्ट होगी ना उसमें ये असेसमेंट जो इन्होंने किया ना इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो इंक्लूड करना। एक्सटर्नल ऑडिटर दो ओपिनियन देंगे, एक तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और जो एक ट्रेडिशनल ओपिनियन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कितना सिंपल है। अब अपना बचा कोबिड सर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, CO कंट्रोल ऑब्जेक्टिव किसके लिए सर, फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये किसने बनाया सर, ये इसाका ने बनाया, ईसाका।
ईसा का मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। सर CA से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कंट्रोल एसोसिएशन। और ICA मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट और कंट्रोल एसोसिएशन। ठीक है, फॉर IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें ना बहुत सारे हाई लेवल प्रोसेस है, कितने 34 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो 4 डोमेन में कैटेगराइज किए गए हैं। सर 34 हाई लेवल क्या है इसमें सर? कोविड हैज, एक सेकेंड ना, कितने प्रोसेस है हाई लेवल प्रोसेस, कितने हैं सर? 34। 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, 4 डोमेन में कैटेगराइज किए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन 1, एक्विजिशन एंड इंप्लीमेंटेशन 2, प्लान करके ऑर्गेनाइज करना, एक्वायर करके इंप्लीमेंट करना, डिलीवरी 2 पर सपोर्ट के साथ, मॉनिटरिंग करना, फिर कंटिन्यूस इवेल्युएशन करना। तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऐसे याद रखना, डिलीवरी दे रहे हो तो सपोर्ट देना, एक्विजिशन है तो इंप्लीमेंट करना, और एक्वायर किया तो उसको इंप्लीमेंट करोगे ना, और उसके बाद प्लानिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक्विजिशन एंड इंप्लीमेंटेशन, डिलीवरी, सपोर्ट, मॉनिटरिंग तो इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 4 डोमेन याद रख लेना। सपोर्टिव टूल्स है मैनेजर्स के लिए, इंश्योर करना है क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी कहाँ पर? इंफॉर्मेशन सिस्टम में। गाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे यूज करें IT रिसोर्स। ठीक है, वी आर डन विद दिस टॉपिक। मतलब जो अपना बेसिक अपना रिस्क मैनेजमेंट में, मतलब अपन बात करें मटेरियलिटी में, रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल में, मेक श्योर कि जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क किए आप वो याद करो। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा बहुत कम चलता है तो चलेगा। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है आप वो प्लीज़ उसको अच्छे से याद कर लेना, आपका टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप ये वाला पे क्वेश्चन आता है जो अपना कोसो वाला है उस पर आया हुआ है। बाकी ये अपना ये सेक्शन 404 भी देख लो। ठीक है, बाकी सिंपल है, बस टाइम है तो आप देख सकते हो, लेकिन जो अपने मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं ना, ये जैसे जो अपने क्वेश्चन बैंक से, उसको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। वी आर डन विद दिस टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच।